राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं भाई आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और तैयारी आप लोग का बहुत बढ़िया तरीका से चल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आपके लिए प्रैक्टिस सेट तो इस चैनल के माध्यम से डेली आप लोगों के लिए करा रहे हैं फ्रेंड्स। और वो जो प्रैक्टिस सेट हो रहा है मेरे साथियों, लुसेंट और एनसीईआरटी के हो रहे हैं, जो हर एग्जाम के लिए मेरे साथियों इंपॉर्टेंस हो रहे हैं ये सारे प्रश्न, और एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं। तो आप लोग जो भी लेक्चर आप लोगों को मिल रहा है फ्रेंड्स, जो रिकॉर्डेड क्लास के तौर पर मिल रहा है, वो लेक्चर को आप लोग जरूर देखिए। ठीक है, टाइम नहीं मिल रहा है तो आप लोग कभी भी इस लेक्चर को देख सकते हैं, लेकिन आप लोग जरूर देखिए, बहुत हेल्पफुल होगा। और यहाँ से जो है प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाने की अधिकतर संभावनाएं रहती है फ्रेंड्स। एक जो क्लास होती है फ्रेंड्स 7 PM में होती है, जो लाइव क्लास होती है, आप लोग भी उस क्लास में जुड़िए। और उसमें भी हम लोग लुसेंट और एनसीईआरटी के निचोड़ प्रश्नों को करते हैं, क्योंकि लुसेंट और एनसीईआरटी के ऐसे बुक होते हैं जो हर एग्जाम में सफलता का श्रेय माना जाता है इन दोनों बुकों को। तो आप लोग इस दोनों बुकों का किताबों को अध्ययन कीजिए, और जो भी प्रैक्टिस है डेली आप लोगों के लिए करा रहे हैं उस चीज को करिए, ध्यान में रखकर करिएगा। ठीक है, तो मिक्स कंटेंट है, यानी दोनों का निचोड़ प्रश्न है। प्रैक्टिस सेट हम लोगों का 15 है फ्रेंड्स, और जो क्लास नंबर है 91 नंबर जो है आज की क्लास है। ठीक है, तो आइए हम लोग अपने क्लास को स्टार्टिंग करते हैं। और मेरे साथियों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को, इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिएगा, जो भी आप लोगों के पास ग्रुप होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्टिंग करते हैं, देखते हैं क्लास का पहला प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है यहाँ पे फ्रेंड्स। यहाँ पे भूटान की बात किया तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। ठीक है, और भूटान के साथ कौन कौन सा जो भारत का जो स्टेट है वह अपनी सीमा को साझा करता है। असम दिया गया है, इसके बाद है पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, और डी ऑप्शन में दिया गया इनमें से सभी। तो मेरे साथियों, यहाँ पे जो हम लोग असम को भी बात करेंगे, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, ये तीनों जो स्टेट हैं भारत के, ये अपनी जो है सीमा भूटान के साथ साझा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग डी ऑप्शन को भाई सही करेंगे, आप लोग डी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे, देखेंगे सेकंड प्रश्न। देखिएगा, यहाँ पे सेकंड प्रश्न है मेरे साथियों की, अरावली पहाड़ी के पश्चिम छोर से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है। बहुत बढ़िया यह प्रश्न है कि अरावली जो पहाड़ी होती है, तो अरावली पहाड़ी का जो पश्चिमी हिस्सा माना जाता है, जो पश्चिमी छोर है, वहां से कौन सी नदी निकलती है। तो मेरे भाई याद रख लीजिएगा, वहां से लूनी नदी और माही नदी निकलती है। कौन कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी और माही नदी। ठीक ना, तो भाई यहाँ पे हम लोग ए और बी, मतलब डी ऑप्शन यहाँ पे साथियों सही चला जाएगा। मस्त प्रश्न है फ्रेंड्स, और इसी टाइप के प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंस ये प्रश्न हो जाएगा। आगे बात करेंगे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है कि सैंडल पीक जो है ये कहाँ पे अवस्थित है। अच्छा सा प्रश्न है। तो सैंडल जो पीक है ये उत्तरी अंडमान में स्थित हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे आप लोग जो होगा बी ऑप्शन को भाई आप लोग सही कर लीजिएगा। उत्तरी अंडमान में जो है फ्रेंड्स सैंडल पीक स्थित है। ठीक है, आगे बात करेंगे, देखिएगा चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है फ्रेंड्स कि दिए गए विकल्पों में से कौन जो है कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। मतलब कृष्णा की सहायक नदी जो है इस ऑप्शन में से कौन सा नहीं हो जाएगी। अगर फ्रेंड्स अमरावती की बात करेंगे, अमरावती कृष्णा की सहायक नदी है। पंचगंगा, इसके बाद है मूसी नदी, ये तीनों जो नदी आप लोग देख रहे हैं ना, ये जो है कृष्णा नदी की जो है फ्रेंड्स ये सहायक नदी मानी जाती है। लेकिन पेनगंगा की बात करेंगे, पेनगंगा जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं मानी जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग डी ऑप्शन को सही करेंगे। आगे देखिएगा भाई, अगला प्रश्न है 5 नंबर की, भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। मतलब अत्यधिक असिंचित तौर पे जो है खेती की जाती है भारत का, वह कौन सा एरिया होता है, कौन सा क्षेत्र होता है। तो वह जो होता है ढक्कन का पठार होता है। देखेंगे यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स है, इसे आप लोग सही कर लीजिएगा। मस्त प्रश्न है, तो ढक्कन का पठार यहाँ पे सही जाएगा। ठीक है ना, असिंचित तौर पे यहाँ पे खेती होती है। 6 प्रश्न है कि उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार, दिल्ली और पटना के बीच तीव्र गति से चलती है, वह जो हवाएं होती है, शुष्क हवा होती है, गर्म हवाएं होती है, वह कौन सी हवा होती है। तो उसे हम लोग लू बोलते हैं, जो अभी कुछ दिनों के बाद जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। अप्रैल के महीने में, अप्रैल या मई में जो होता है लू चलना स्टार्ट होता है अप्रैल में। ठीक है फ्रेंड्स, वो तो मार्च में ही स्टार्टिंग हो जाता है, मार्च के जो लास्ट होते हैं। लेकिन अधिकांशतः हम लोग मई और
अप्रैल के जो लास्ट महीने में देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लू बोला जाता है, ठीक है, जो गर्म और शुष्क हवाएं होती है। आगे बात करेंगे, देखिएगा 7 प्रश्न। 7 प्रश्न है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं विकासशील और विकसित देशों में समान नहीं होती है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि देखिए भाई यहाँ पे विकासशील देश की बात किया और विकसित देश की बात किया है। विकासशील और विकसित में बहुत लाख लोग का डिफरेंट होता है, बहुत अंतर होता है। तो इसमें से कौन जो है समान नहीं होता है, ये चीज यहाँ पे पूछा गया है। तो जो इनकी तकनीकी उन्नति होती है ना, जो आगे बढ़ने का जो तरीका होता है, जो अपना जो अर्थव्यवस्था है जो चीज का, ये यहाँ पे सही जाएगा। तकनीकी उन्नति को आप लोग सही कर लीजिएगा। यहाँ पे एक प्रश्न है कि जीएसटी जो होता है ये किस प्रकार का कर माना जाता है। जीएसटी जो होता है एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर माना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। जीएसटी जो है मेरे भाई एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। आगे बात करेंगे प्रश्न 9, देखिएगा प्रश्न 9 है फ्रेंड्स कि सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहा जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या बोला जाता है, तो उसे निजीकरण के नाम से जाना जाता है। क्या किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, उसे निजीकरण के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। जो सार्वजनिक जो क्षेत्र होते हैं वहां पे जो विनिवेश होते हैं, जो निवेश किया जाता है, उसे निजीकरण के नाम से जाना जाता है, ठीक है भाई। आगे बात करेंगे, देखिएगा अगला प्रश्न है 10 प्रश्न है कि आय और उपभोग में किस प्रकार का रिलेशन देखने को मिलता है, किस प्रकार का संबंध देखने को मिलता है। तो प्रत्यक्ष संबंध दोनों के बीच देखने को मिलता है, ठीक ना। जो इनकम होता है और जो उपभोग होते हैं, इनके बीच जो संबंध होता है एक प्रकार का प्रत्यक्ष संबंध माना जाता है, ठीक है। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, देखिएगा 11 प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य रीजन माना गया है, मुख्य कारण माना गया। बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो बात करेंगे फ्रेंड्स, प्रदूषण को भी माना गया है, ओजोन जो परत क्षरण होता है इसको भी माना गया है, ग्रीन हाउस गैस को भी माना गया है, और डी ऑप्शन में दिया गया है मेरे साथियों इनमें से सभी, मतलब इनमें से सभी को माना गया, डी सही चला जाएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, 12 प्रश्न है कि क्वेटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष जो है स्वीकार किया गया था। क्वेटो जो प्रोटोकॉल है इसको किस वर्ष स्वीकार किया गया था, 1997 में स्वीकार किया गया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग ए ऑप्शन को देखेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे फ्रेंड्स 13 नंबर जो प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों को सही मिलान करना है। यहाँ पे सही तरीका से हम लोगों को मिलान करना होगा, चुनना होगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। अगर सिमलीपाल अभ्यारण्य की बात करेंगे फ्रेंड्स, ये कहाँ पे हो जाएगा, उड़ीसा में हो जाएगा, ठीक है। सिमलीपाल जो अभ्यारण्य है ये कहाँ पे है भाई, उड़ीसा में है, यानी ये का पहला यहाँ पे सही जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, गिर से गुजरात होता है, ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ जाएगा, गुजरात में चला जाएगा, बी का चौथा जाएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करेंगे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। कहाँ पे है भाई, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, यानी सी का तीसरा होगा। अगर डी की बात करेंगे तो सरिस्का अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पे है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो 1 4 3 2 यहाँ पे सही जा रहा है, जो आप लोग देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, सी ऑप्शन में दिया गया है। तो ये मेरे भाई इसे आप लोग सही कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे जो 14 प्रश्न है कि सत्यफल जो होता है किसमें विकसित होता है। सत्यफल किससे विकसित होता है, तो ये अंडाशय से विकसित होता है। किससे विकसित होता है मेरे भाई, तो सत्यफल जो होते हैं अंडाशय से विकसित होते हैं, ठीक है। 15 प्रश्न है कि कॉड लीवर तेल जो होते हैं मुख्य रूप से किससे संबंधित है। कॉड लीवर तेल ये मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो याद करना होगा फ्रेंड्स, ये विटामिन डी से रिलेटेड हो जाते हैं। किससे, विटामिन डी से रिलेटेड होते हैं। ऑप्शन ए सही जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड्स 16 प्रश्न है कि निम्न में से किसे प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। प्रोटीन का कारखाना किसे कहा जाता है, तो फ्रेंड्स याद रखना होगा राइबोसोम को बोला जाता है। राइबोसोम को जो बोला जाता है प्रोटीन का कारखाना बोला जाता है, प्रोटीन का, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। आत्महत्या की थैली, आत्मघाती की थैली किसको बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है, ठीक है। तो इस चीज को हम बता दिए आप लोगों को। 17 देखिएगा प्रश्न मेरे भाई कि वह जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, तो उसे बोला जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका बोला जाता है, ठीक है। वह जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है उसे प्रोकैरियोटिक जीव के नाम से जाना जाता है, डी सही जाएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, देखिएगा 18 प्रश्न है भाई कि निम्नलिखित में से कौन संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण माना जाता है। भूमिगत तना में आ जाता है आलू आता है। कौन आता है फ्रेंड्स, आलू आता है, ठीक है। आगे बात करेंगे, देखिएगा 19 प्रश्न। यहाँ पे 19 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो होता है फ्लोएम के बारे में सही बता रहा है, कि फ्लोएम जो हो जाएगा मतलब फ्लोएम के बारे में सही बताएगा, ठीक ना। तो फ्लोएम जो होते हैं पानी और खनिज का परिवहन करता है, नहीं, फ्लोएम जो होते हैं पानी और खनिज का परिवहन नहीं करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये गलत हो जाएगा। फ्लोएम जो होगा प्रोटोजेनेटिक उत्पादों का परिवहन करते हैं फ्रेंड्स, ये सही आंसर जाएगा। बी को आप लोग मेरे भाई सही करिएगा। जो फ्लोएम होते हैं ये फोटोजेनेटिक उत्पादों का परिवहन करते हैं, ओके।
तो मेरे साथियों एक बार आप लोग क्लास के सेशन को शेयर कर दीजिएगा, जो भी आप लोगों के पास ग्रुप होंगे फ्रेंड्स। आगे बात करेंगे 20 नंबर प्रश्न है कि स्थलीय हरे पौधे की पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को साथ ही साथ ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ये कितने प्रतिशत? तो ये 1% होता है। कितना होता है? 1%। ऑप्शन ए सही जाएगा। आगे बात करेंगे, देखिएगा 21 से प्रश्न है कि कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फल को पकाने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है भाई? क्योंकि यह बनाता है क्या? ये बनाता है फ्रेंड्स, तो ये बनाता है एसिटिलीन, ठीक है ना। क्या बनाता है? एसिटिलीन। ऑप्शन ये सही जाएगा। यहाँ पे प्रश्न 22 की बात करेंगे, एन कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना माना गया है? तो फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा, माना गया 32 माना गया। एन कोश में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या माना गया, कितना माना गया फ्रेंड्स? तो 32 माना गया। ओके, आगे बात करेंगे। प्रश्न नंबर 23 है कि आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताइए जिसमें ऐसे तत्व होते हैं जो सभी प्रकार के गैस माने जाते हैं। तो उसका नाम हो जाएगा जो समूह होता है 18 समूह होता है। वह कौन सा समूह होता है मेरे साथियों? तो वह समूह होता है 18, ठीक है। ये बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, तो इसे आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा मेरे भाई। एक बार क्लास के सेशन को भी आप लोग शेयर मेरे साथियों करते रहिएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे, देखिएगा 24 प्रश्न है कि 24 प्रश्न है कि प्रेरक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर क्या बनाते हैं? जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं, क्या करते हैं? मुक्त करते हैं फ्रेंड्स। तो बात करेंगे हाइड्रो ऑक्साइड आयन को मुक्त करते हैं, यानी डी ऑप्शन भाई यहाँ पे सही जाएगा। 25 प्रश्न देखिएगा कि स्थितिज ऊर्जा के संबंध में संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो हो जाएगा सत्य नहीं है? स्थितिज ऊर्जा के संबंध में जो होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे कौन सा कथन या कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत दिया गया है? तो स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा है, नहीं भाई ये गलत बात यहाँ पे कह रहा है। स्थितिज ऊर्जा जो है फ्रेंड्स एक प्रकार की ये क्रियाशील ऊर्जा नहीं है, ये गलत जाएगा। ओके, अगर बात करेंगे फ्रेंड्स बी ऑप्शन का कि ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है। ऊंचाई में अगर होगा परिवर्तन तो स्थितिज ऊर्जा में भी परिवर्तन होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है, तो ये भी गलत जाएगा। स्थितिज ऊर्जा जो होती है एक प्रकार की संचित ऊर्जा होती है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है, ये भी गलत जाएगा। यानी यहाँ पे फ्रेंड्स डी ऑप्शन की बात करेंगे, डी ऑप्शन सही जाएगा। सभी जो यहाँ पे जो दिए गए हैं ना स्टेटमेंट, ये गलत जाएगा, यानी आप लोग डी ऑप्शन को सही करिएगा। प्रश्न 26 है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सी तरंग जो होती है अनुप्रस्थ तरंग नहीं मानी जाती है? अनुप्रस्थ तरंग कौन सी नहीं है? तो जो यहाँ पे सर्पिलाकार स्प्रिंग से उत्पन्न जितने भी तरंगे होती है, वह जो होती है अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण नहीं मानी जाती है, तो डी सही जाएगा। प्रश्न 27 है कि भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र का जो सृजन होता है ये कहाँ से हुआ है? अच्छा सा प्रश्न है, तो बात करेंगे ये कांडला में हुआ है। कहाँ पे हुआ है सृजन इसका? कांडला में। ऑप्शन ए सही जाएगा। आगे बात करेंगे, प्रश्न 28 है कि भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य था कि स्वावलंबन और विदेशी सहायताओं पर निर्भरता को कम करना, ठीक ना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन साथियों सही चला जाएगा। आगे देखिएगा 29 प्रश्न है कि भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये झांसी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स? झांसी में, जो आप लोग सी ऑप्शन को देख रहे हैं। आगे बात करेंगे 30 नंबर प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा को अधिकार को संरक्षण प्रदान किया गया है? अच्छा सा प्रश्न है, मस्त, वेरी इंपॉर्टेंस ये प्रश्न है। तो फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा आर्टिकल 21 में इस चीज को कहा गया है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे साथी हो जाएगा सही। आगे बात करेंगे, प्रश्न 31 है कि सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ किया गया था? तो याद रख लीजिएगा ब्रिटेन में किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई यहाँ पे सही जाएगा। आगे बात करेंगे, प्रश्न 32 है साथियों, देखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भारत के राष्ट्रपति जी जो होते हैं अपने शक्ति का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। तो बात करेंगे सीधे तौर पे, सीधे और अपने जो अधीनस्थ अधिकारी होते हैं ना उन्हीं के द्वारा जो है ये अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। 33 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है एक गैर प्रकार का संवैधानिक निकाय माना जाता है? गैर प्रकार का संवैधानिक निकाय कौन सा है फ्रेंड्स? तो देखिए यहाँ पे अगर बात करेंगे, जो ऑप्शन नंबर पहला में दिया गया है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ये जो है एक प्रकार का गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है। वित्त आयोग की बात करेंगे, ये जो है अगैर, मतलब गैर जो है संवैधानिक निकाय नहीं है, वित्त आयोग गलत जाएगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की बात करेंगे, ये चला जाएगा सही।
लोकपाल की बात करेंगे, ये भी मेरे साथियों चला जाएगा। मतलब पहला, तीसरा, चौथा कहाँ पे दिया गया है? सी ऑप्शन में दिया गया है। तो इसे आप लोग सही करिएगा, सी ऑप्शन सही चला जाएगा। अगर 34 प्रश्न की बात करेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस विषय से संबंधित है, मतलब किस सूची के विषय ये माने जाते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो ये समवर्ती सूची के विषय माने जाते हैं। किस सूची के मेरे साथियों? तो ये समवर्ती सूची के विषय माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 35 है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक अध्यक्ष, जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं, ये कौन होते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो कौन होते हैं? ये तो बहुत अच्छे से पता है, राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं भाई? राज्यपाल होते हैं। ऑप्शन ए सही जाएगा। प्रश्न 36 है फ्रेंड्स। 36 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है। किसके द्वारा किया गया था? अशोक मेहता समिति के द्वारा किया गया था। बी इज राइट आंसर। आगे बात करेंगे, देखिएगा 37 प्रश्न है फ्रेंड्स। 37 नंबर प्रश्न है मिलान करने वाला है। एक तरफ दिया गया है संवैधानिक प्रावधान और एक तरफ दिया गया है फ्रेंड्स स्रोत दिया गया। ठीक है, अब हम लोग को ध्यान से देखना होगा। अगर मंत्रिमंडलीय सरकार की बात करेंगे तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध की बात करेंगे, कनाडा से लिया गया है। आपात उपबंध की बात करेंगे, जर्मनी से लिया गया है। और मूल अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है। यानी यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा सही जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो भाई आप लोग ये ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। अगर प्रश्न 38 की बात करेंगे कि सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख जो क्या कहलाता था? सल्तनत काल की बात किया है तो उस प्रमुख को वजीर बोला जाता था। मस्त इंपॉर्टेंस है। क्या बोला जाता था फ्रेंड्स? उस सल्तनत काल को वजीर बोला जाता था, जो राजस्व विभाग के जो अधिकारी होते थे, प्रमुख होते थे। प्रश्न 39 है कि चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय में हुआ था? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, अकबर के जो है शासनकाल में चार बाग बनाने की जो परंपरा है, इसका शुरुआत हुआ था। मस्त मस्त प्रश्न है भाई, देख रहे हैं ना। मंदसौर अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित हो जाएगा? तो मंदसौर अभिलेख जो है यशोवर्मन से रिलेटेड है। किससे फ्रेंड्स है? यशोवर्मन से रिलेटेड है। 41 प्रश्न देखिएगा, हैंसोंग के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है? हैंसोंग के संबंध में तो यहाँ पे गलत की बात किया गया। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था हैंसोंग, बिल्कुल सही बात है। इसका भ्रमण वृतांत सिवेकी में वर्णित है, ये भी सही बात है। हैंसोंग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था, बिल्कुल सही बात है। तो तीनों यहाँ पे साथियों सही जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग सभी को सत्य करेंगे, डी ऑप्शन सही जाएगा। लेकिन गलत की पूछा गया, गलत इसमें कोई भी जो स्टेटमेंट दिया गया नहीं है। 42 प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपड़ के किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो याद रखेंगे सतलज नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। ठीक है, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगर 43 प्रश्न की बात करेंगे कि उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन जो है किसके द्वारा किया गया था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो शाह आलम द्वितीय के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन साथियों सही चला जाएगा। 44 प्रश्न है कि प्रमुख जैन तीर्थकारों में अरिष्ट नेमी, जिसको हम लोग 22वें का प्रतीक चिन्ह माना जाता है, ये किसके भाई है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। 22वां प्रतीक चिन्ह इनका क्या है? अरिष्ट नेमी का। ठीक है, तो बात करेंगे फ्रेंड्स, शंख हो जाएगा। उस क्या प्रतीक चिन्ह है? शंख है। ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। 45 प्रश्न है कि लंगर व्यवस्था को किस गुरु ने अस्थायी बना दिया था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो बात करेंगे गुरु अंगद बनाए थे। कौन बनाए थे फ्रेंड्स? गुरु अंगद बनाए थे। आगे बात करेंगे 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किस ने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया था? बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्न है। तो वारेन हेस्टिंग्स लाया था। कौन? वारेन हेस्टिंग्स लाया था। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, जो 47 प्रश्न है कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना होगा फ्रेंड्स आप लोगों को, 1906 में किया गया था। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग जो है 1906 में किया गया था। 48 प्रश्न है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो याद रखना होगा पेरिस में है। कहाँ पे है? पेरिस में है। सी ऑप्शन सही जाएगा। यहाँ पे 49 प्रश्न है कि 49वीं समानांतर रेखाएं किन दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा माना जाता है? 49 से 49वीं जो समानांतर रेखा है, ये किन दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा माना जाता है? तो फ्रेंड्स यूएसए और कनाडा को भाई सही करिएगा, याद रखना होगा ना, यूएसए और कनाडा। और एक लास्ट प्रश्न है 50 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन जो है एक प्रकार की मूल राशि नहीं है? तो बात करेंगे ताप है, ज्योति तीव्रता है, द्रव्यमान है, आयतन की बात करेंगे, ये मूल राशि नहीं मानेगा। आयतन जो है मूल राशि नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे साथियों सही करिएगा। ठीक है, तो मेरे साथियों आप लोगों के लिए हम 50 प्रश्न ला दिए थे, 50 प्रश्न है और ये लुसेंट एनसीईआरटी से ही रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये क्लास कैसा
कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा और इस क्लास को जितना हो सकेगा शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।